चलिए आज शुरू करते हैं नया टॉपिक। कौटिल्य के युद्ध संबंधी विचार। कल आपने पढ़ा था स्ट्रैटेजी के बारे में। आज स्टार्ट करते हैं कौटिल्य के बारे में। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कौटिल्य का परिचय जान लेते हैं। आचार्य कौटिल्य का पिता प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। पिता प्रदत्त जानते हैं आप, जैसा पिता के द्वारा दिया हुआ नाम या नामकरण के समय जो नाम रखा जाता है उसे पिता प्रदत्त नाम कहा जाता है। और कुटिल बुद्धि या कुटिल गोत्र होने के कारण उन्हें कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। और उनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए चाणक्य पुत्र होने के कारण चाणक्य भी कहा। तो इस प्रकार से हम 3 नामों से उन्हें जानते हैं। तो आइए थोड़ा सा जान लेते हैं उनके बारे में, थोड़ा सा टॉपिक को और रोचक बनाते हैं और जानते हैं कि चाणक्य ने आखिर क्यों नंद वंश के पतन की कसम खाई। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जब आचार्य चाणक्य एक भोज में गए, ये भोज कैसा था ये बताता हूँ। थोड़े समय बाद श्राद्ध आने वाले हैं, तो इसे श्राद्ध का ही पक्ष था। तो मगध के राजा नंद महापद्मानंद ने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया कि वो 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहते हैं, इसलिए राज्य के 5 ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तो जो नंद वंश का प्रधानमंत्री था उसे महाराजा से या पद्मानंद से बदला लेना था। तो उसने क्या किया कि 5 ब्राह्मणों में एक चाणक्य को भी भोज के लिए बुला लिया और सबसे पहले का जो आसन था उसमें कौटिल्य को बैठा दिया। जब महापद्मानंद आए और उन्होंने देखा कि एक काला कलूठा सा ब्राह्मण सबसे पहली आसन पे बैठा हुआ है, तो उन्हें लगा कि ये शायद ब्राह्मण नहीं है, कोई भिखारी है। तो उन्होंने उसको अपमानित कर दिया। जब अपमानित किया तब कौटिल्य ने अपनी शिखा को खोलते हुए ये प्रतिज्ञा ली कि मैं इस शिखा को तभी बांधूंगा जब कि मैं नंद वंश का विनाश कर दूं। तो ये प्रतिज्ञा करके कौटिल्य अपने आश्रम की ओर चल दिए। तो इन नंद वंश के पतन के लिए कौटिल्य को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो नंद वंश से लोहा ले सके या प्रतिरोध कर सके या युद्ध कर सके। तो तब उन्होंने ऐसे व्यक्ति की ढूंढ या खोज करनी प्रारंभ करी। तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिला। और कैसे मिला ये भी बताता हूँ कि खोज में आचार्य चाणक्य जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो गाय बच्चियों को चराने आए हैं तो वो आपस में खेल रहे हैं। तो उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य भी था। तो चंद्रगुप्त राजा बना हुआ था और कुछ बच्चे पुलिस बने थे, कुछ चोर बने थे और कुछ वकील बने हुए। तो राजा के सम्मुख केस चल रहा था और वकील जो है केस को रख रहा था कि कुछ जो बच्चे हैं उन बच्चों ने
चोरी की है। और उस चोरी, वो खेल था, खेल में ही जैसे बच्चे घरों में करते हैं खेल, उसी तरीके का खेल चल रहा था। तो देखा कि बच्चों ने, वकील ने वकालत की और राजा ने जो निर्णय दिया, तो निर्णय हुआ कि चोरी साबित हो गई और राजा ने दंड दिया कि इनको मृत्युदंड दे दिया जाए बच्चों को। तब जो पुलिस बने हुए थे जो बच्चे, उन्होंने कहा महाराज हम तो खेल खेल रहे हैं और खेल में हम इनको मृत्युदंड कैसे दे सकते। तब चंद्रगुप्त ने उपाय बताया कि लकड़ी से निर्मित एक मानव की आकृति बनाओ और मृत्युदंड के रूप में उसकी गर्दन काट दो। तो ये सब दूर से चाणक्य देख रहा था। चाणक्य को लगा कि शायद ये बालक मेरे बहुत काम का है, और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर चला गया और उसको 100 पर्ण में खरीद लिया। 100 पर्ण में खरीद लेने के बाद धीरे धीरे दोनों ने मिलकर अपनी एक सेना बनाई और सेना बना करके सीधे मगध की राजधानी पे आक्रमण कर मगध की राजधानी पे आक्रमण करने के बाद दोनों बुरी तरीके से परास्त हुए और किसी तरीके से अपनी जान बचा करके एक विधवा ब्राह्मणी के घर में जाके छुप गए और रात्रि तक उसी घर में छुपे रहे, क्योंकि मगध की जो सेना थी इन दोनों को ढूंढ रही थी। तो विधवा ब्राह्मणी के घर में छुपे रहे। तो विधवा ब्राह्मणी का एक छोटा सा बच्चा था। जब विधवा ब्राह्मणी खाना बनाने लगी तो रोटी बनाते समय उसके बेटे ने जिद की कि माँ मुझे जल्दी से जल्दी खाना दो, रोटी दो, मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो माँ ने पकती हुई रोटी चूल्हे से निकाली और बच्चे की थाली में रख दी। ये सब चीज कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों देख रहे थे छुप के। और जैसे ही बच्चे ने रोटी तोड़ी वैसे ही उसका हाथ जल गया। तो वो चिल्लाया और माँ से बोला कि मेरा हाथ जल गया। तो माँ ने उसको समझाया कि बेटा आपने बीच में से रोटी तोड़ी इसलिए आपका हाथ जल गया। यदि आप किनारे से रोटी तोड़ते तो शायद आपका हाथ नहीं जलता। आपने वही काम किया जैसा कि आचार्य कौटिल्य और चंद्रगुप्त ने किया। ये ही चीज कौटिल्य बड़ी देर से सुन रहे थे और उन्हें समझ में आ गया कि आखिर ये विधवा ब्राह्मणी क्या मैसेज देना चाहती है। और चंद्रगुप्त मौर्य को लेके चले गए और फिर उन्होंने उस विधवा ब्राह्मणी के कथनानुसार सीधे राजधानी पे आक्रमण न करके पहले मगध साम्राज्य के चारों ओर के क्षेत्र को विजित किया और अंत में राजधानी में आक्रमण करके राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया और मौर्य वंश की स्थापना मगध में की। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आचार्य कौटिल्य को प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इसी समय उन्होंने मौर्य वंश या मौर्य शासन को काल को या मौर्य साम्राज्य को अत्यधिक मजबूत बनाने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित तथ्यों पर अपने विचार प्रकट किए, जिसमें सेना और सैन्य संगठन के संबंध में उन्होंने अपने विचार दिए, सैन्य नियुक्ति एवं सैन्य प्रशिक्षण के संबंध में विचार दिए, शस्त्रों के संबंध में विचार दिए, दुर्ग एवं शिविर निर्माण किस तरीके से किया जाना चाहिए इस पे भी अपने विचार दिए, सैन्य अभियान एवं व्यूह संबंधी विचार दिए, युद्ध संचालन एवं विदेश नीति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही युद्ध भेद एवं युद्ध कला संबंधी विचार दिए और मंडल सिद्धांत दिया। तो इन सब पे उन्होंने
विचार व्यक्त किए और मौर्य साम्राज्य में उन समस्त विचारों को प्रतिपादित करके सेना को सुदृढ़ बनाने और साम्राज्य को और मजबूत बनाने का कार्य किया। युद्ध कला का महान चित्रण कर इस दार्शनिक ने अमूल्य कीर्ति प्रस्तुत की। इनने अर्थशास्त्र की रचना की। हालांकि कई विद्वानों ने उस पर विरोध जाहिर किया था, लेकिन प्रमाणिक रूप से अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने ही की। ये प्रमाणित हो चुका है। प्राचीन काल में जो भारतीय विचारक रहे हैं उनमें महत्वपूर्ण इनके विचार रहे हैं, जो आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी दृष्टि में उपयोगी हैं और प्रत्येक राष्ट्र उनके विचारों के तहत अपनी युद्ध नीति को बनाने का प्रयास करता है। तो थोड़ा सा इनके विचारों के आधार पर चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसको हम 2 या 3 भागों में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेना एवं सैन्य संगठन संबंधी विचारों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है, वैदिक काल में या महाभारत काल, रामायण काल में, वैदिक काल में 2 प्रकार की सेनाएं थी। महाभारत और रामायण काल में चतुरंग बल था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य चाणक्य ने 8 प्रकार की सेना का उल्लेख किया है। चतुरंग बल के साथ साथ जो 4 अन्य सेनाएं बताई हैं वो सहायक बल के रूप में बताई हैं, जिसमें नौबल, विशिष्ट बल, चर बल और देशिक बल का उल्लेख किया है। पर चतुरंग बल जो था, पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना एवं घुड़सवार सेना चतुरंग बल के अंतर्गत आती है। तो चतुरंग बल जो था प्रत्यक्ष रूप से युद्ध भूमि में युद्ध के लिए जाता था और सहायक बल का कार्य प्रत्यक्ष युद्ध कर रही सेना को बैक सपोर्ट देना था। पैदल सेना, रथ सेना, गज सेना एवं अश्व सेना चारों सेना में से गतिशीलता की अधिकता के कारण घुड़सवार सेना को अत्यधिक महत्व दिया गया था। इस काल में या यूं कहें मौर्य काल में प्रत्येक सेना के एक निश्चित कार्य निहित किए गए थे, जिसमें घुड़सवार सेना या अश्व सेना का कार्य उचित युद्ध हेतु उचित भूमि ढूंढना, विषम परिस्थितियों में स्थानों को पार करना या शत्रु का पीछा करना, शत्रु को छीनना और भागती हुई सेना को ढूंढना आदि अश्व सेना का कार्य था। इसके अलावा शत्रु की सेना पर आक्रमण करने के लिए एक पंक्तिबद्ध खड़े होना तथा घने जंगल में घुस जाना, आग बुझाना एवं शत्रु सेना को तितर बितर करना और शत्रु सेना को कुचलना आदि कार्य गज सेना का था। इसके अलावा प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने का कार्य भी इन चारों सेनाओं का था। इसके साथ ही नौबल जो सहायक सेना का अंग था, या विशिष्ट बल, चर बल या देशिक बल, चर या देशिक बल का कार्य शत्रु की सूचना को राजा तक पहुंचाना आदि कार्य था। जबकि नौबल का कार्य अपनी नौकाओं को समुद्री मार्गों के लिए बचाए रखना तथा समुद्री मार्ग में शत्रु के नौकाओं को ध्वस्त करने का कार्य सहायक बल का था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात बिखरी हुई सेना को एकत्रित करने का कार्य रथ सेना का था।
साथ ही विजित प्रदेशों में राजा की विजय को सुदृढ़ करने एवं उसके शासन को स्थापित करने का कार्य पैदल सेना को दिया गया था और साथ ही पैदल सेना सभी प्रदेशों एवं सभी ऋतुओं में कार्य करने में सक्षम। आगे बढ़ते हैं। पैदल सेना के अंग। जो पैदल सेना थी उसमें 6 प्रकार की सेना निहित थी या 6 प्रकार के अंगों को मिला करके पैदल सेना बनाई गई थी, जिसमें पहला था मौल बल, जिसमें स्थायी सैनिकों की भर्ती की जाती थी और वो उन नागरिकों को इस सेना में भर्ती किया जाता था जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में भर्ती होते आए थे, जिनके पूर्वज। उन सैनिकों को भर्ती किया जाता था और इन्हें राजधानी की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता था। दूसरा भृतक बल। ये वेतनभोगी सेना थी और इस सेना का प्रयोग जब सैन्य संख्या कम हो जाती थी उस स्थिति में किया जाता था। तीसरा है श्रेणी बल। इस के अंतर्गत वो सैनिक आते थे जो गिरोह बनाकर युद्ध करने में प्रबल या कुशल थे। अगला चौथा नंबर है मित्र बल। मित्र राजा की सेना जो सहायता हेतु प्रयोग की जाती थी उसे मित्र बल कहा जाता था। पांचवा है अमित्र बल। शत्रु की सेना या शत्रु राज्य को विजित करने के बाद उसकी सेना को अपनी सेना में मिला लिया जाता था, उसे ही अमित्र बल का नाम दिया जाता था। और अंतिम है आठवीं बल। जंगली जातियों या आदिवासियों से निर्मित सेना को आठवीं बल कहा जाता था, जो युद्ध भूमि में जाने या जंगली क्षेत्र में गमन करने के लिए मार्ग निर्माण का कार्य करती थी। इस प्रकार आचार्य कौटिल्य ने पैदल सेना के अंगों को बड़ी विस्तृत रूप से समझाया है।